नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। काशी में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत, रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे। मॉरिशस के पीएम संग हुई द्विपक्षीय वार्ता। वाराणसी के बाद पीएम ने उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। नेपाल के जेड ग्रुप में फूट, आर्मी हेडक्वार्टर में मीटिंग का विरोध। अंतरिम पीएम के लिए अब कुलनाम घिसिंग का नाम आगे, पिछड़ गई सुशीला कांत। राहुल गांधी पर सीआरपीएफ का बड़ा आरोप, बिना बताए 9 महीने में 6 बार गए विदेश। सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर खड़गे को लिखी गई चिट्ठी। आप सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगाया ताला। गेट पर चढ़कर फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात। श्रीनगर में खूब हुआ ड्रामा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई। 10 दिनों की लंबी बहस और दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वाराणसी में पीएम के रोड शो में लोगों का जबरदस्त उत्साह नजर आया। सड़क किनारे मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे गूंजे। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और मॉरिशस के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। ये 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे सपने और नियत एक ही है। साथ ही वाराणसी के बाद पीएम उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उत्तरकाशी के धराली और चमोली के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्रों का पीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है। पीएम का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। हर बार जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण होता है, इस बार क्या कुछ खास रहा? देखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए वहां पर गए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम और मॉरिशस और भारत के बीच संबंध सही मायने में देखा जाए तो केवल 2 देशों के बीच संबंध नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक संबंध है। वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है और वहां भारत के ही मूल के लोग रहते हैं। राम गुलाम भी भारतीय मूल के ही हैं। तो ज्यादातर जो गिरमिटिया मजदूर हुआ करते थे, जो पूर्वांचल के क्षेत्रों से उन देशों में जाकर गन्ने की खेती करते थे, जिनको अंग्रेज ले गए थे वहां पर, उन लोगों ने ही अपना वहां धीरे धीरे कॉलोनी बसाया और उसके साथ आज वहां के सत्ता पर काबिज हैं। तो उनके साथ मीटिंग करने के लिए दिल्ली का हैदराबाद हाउस नहीं चुना गया, दिल्ली का क्षेत्र नहीं चुना गया, बल्कि काशी चुना गया और वहां पर रोड शो भी हुआ। लेकिन ये कांग्रेसियों की साजिश थी कि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी काशी जाएंगे और वहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो राहुल गांधी आजकल चल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ो का नारा लेकर, उसी ने ये प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, उनको फिट करके रखा था कि बनारस के क्षेत्र के हैं। और उन लोगों को ये था कि जिस तरह के राहुल गांधी अभी रायबरेली में गए और उनके काफिले को रोका गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और उनको प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया, उसी तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो हो। और उस समय अजय राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और काला झंडा दिखाए। लेकिन यह जानकारी पहले मिल गई, सरकार योगी की है, उन्होंने पहले ही पुलिस की व्यवस्था कर दी और अजय राय को हाउस अरेस्ट करवा लिया कि ये नौटंकी नहीं चलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो काशी आ रहे हैं वो केवल अपने क्षेत्र के दौरे के लिए नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी हैं।
उन दोनों की मीटिंग भी होनी है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा इस लेवल पर होगी कि देखो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भी काला झंडा दिखाया गया, विरोध हुआ, इसलिए अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया, उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बाहर भगाया गया और प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो भी भव्य रहा और मीटिंग भी बेहतरीन रही। जी, अब बात तख्ता पलट के बाद नेपाल में जारी तनाव की। नेपाल में हिंसा के बीच अब अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। पीएम पद को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के बाद कुलनाम घिसिंग का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री पद के लिए अब सामने आया है। सुशीला कार्की के अंतरिम नेता पद की दौड़ में सबसे आगे रहने के एक दिन बाद यह बदलाव देखने को मिला। जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जंजी ग्रुप में फूट पड़ गई है। आर्मी हेडक्वार्टर मीटिंग का भी जबरदस्त विरोध हुआ है। बवाल के बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सर, क्या ये जंजी गुट में ही फूट पड़ गई है? क्या चल रहा है नेपाल में? फूट तो है, प्रोटेस्टर के बीच फूट है और ये लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इन लोगों को लगता है कि हम डिसाइड करें कि कौन आगे प्रधानमंत्री होगा, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसीलिए इन लोगों में सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन एक बात तो है, जो नाम प्रपोज किए जा रहे हैं, जो सेना की तरफ से भी बताया जा रहा है, और सेना ने जो आगे कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और एक चेतावनी जारी की है कि जितने प्रोटेस्टर हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, वो ये तय कर लें कि वो सत्ता के खिलाफ थे या नेपाल के खिलाफ है। अगर राष्ट्र के खिलाफ है तो फिर सेना कोई रहम करने वाली नहीं है। अगर आप सत्ता के खिलाफ थे तो सत्ता परिवर्तन हो गया, तख्ता पलट हो गया, ओली चला गया, उसका पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे दिया। अब आगे अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाने, सरकार की दिशा निर्धारित करने के लिए बैठकर बातचीत कर लो, और दोनों, चाहे ये घिसिंग हो या कार्की हो, ये दोनों का जो नाम प्रपोज किया गया है, दोनों का बैकग्राउंड भारत का ही है। दोनों ने भारत से ही शिक्षा ली है। कार्की भी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की प्रोडक्ट रही हैं, और ये जो अभी घिसिंग के बारे में कहा जा रहा है वो भी जमशेदपुर से इंजीनियरिंग किए हुए थे, और भारत का इन्फ्लुएंस दोनों के अंदर है, कि यानी कि यहाँ के सांस्कृतिक पहचान, नेपाल के साथ जो जुड़ाव है। और घिसिंग के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था कि ओली ने इनको पनिश किया, जिस तरीके से पनिश किया गया था सुशीला कार्की को, कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की कोशिश की गई, भले ही वो रिटायर्ड हो गई, लेकिन ये जब नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सीईओ थे तो उस समय इनके रिटायरमेंट से 2 महीने पहले इनको रिप्लेस कर दिया गया। बड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी में सुधार के लिए घिसिंग ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी और इसलिए लोगों की पहली पसंद भी बने थे। तो उस समय भी विवाद हुआ था इस बात को लिए कि केपी ओली राजनीतिक भावना से प्रेरित है और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के समर्थक लोगों को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज उन्हीं लोगों का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। मतलब सत्ता परिवर्तन, संविधान परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन और दोस्त भी परिवर्तन। मतलब अब आगे उन लोगों से दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी जो भारत के खिलाफ वहां पर साजिश करते रहे थे। जी, अब बात राहुल गांधी की, जिनके लिए देश के कानून कायदे कोई मायने नहीं रखते। खबर यह सामने आई है कि सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर सीआरपीएफ अधिकारी ने राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं मानने का आरोप लगाया है। इसमें राहुल गांधी के रवैये की शिकायत की गई है। आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे। राहुल गांधी Z+ के साथ एएसएल सुरक्षा कैटेगरी के प्रोटेक्शन में आते हैं, लेकिन उसके कायदे कानून का उल्लंघन करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सीआरपीएफ सिक्योरिटी के येलो बुक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बिना बताए विदेश यात्रा पर जाने की शिकायत भी की गई है। राहुल गांधी पिछले 9 महीने में 6 बार सिक्योरिटी ब्रीच कर विदेश दौरे पर गए हैं। इन विदेश दौरे को सुरक्षा एजेंसी को बिना बताए किया गया, जिसकी भी शिकायत की गई है। सर, सीआरपीएफ की चिट्ठी आई है, अब क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी और प्रोटोकॉल ये दोनों विरोधाभासी हैं। कहीं भी ये जाते हैं, कहीं भी रुकते हैं, कहीं भी रहते हैं, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन ही करते हैं। संसद में देखिए, संसद में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन आज तक नेता प्रतिपक्ष की गरिमा इनको पता नहीं है कि कैसे होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष की क्या भूमिका है।
उसके लिए क्या प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। ये नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं और संसद के अंदर वही व्हाइट टी शर्ट, रेड टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ये टी शर्ट पहनकर, जींस पहनकर, कैपरी पहनकर संसद भवन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब ये नेता प्रतिपक्ष है, इनको वो आधार दिखना चाहिए कि विपक्ष के सारे सांसद कैसे कंट्रोल में रह के विपक्ष की भूमिका निभाएं और संसद की कार्रवाई चलने दें, लेकिन ये उनको उकसाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यही वो नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष होते हुए अपने सांसदों को कहते हैं जाओ बेल की तरफ जाओ, इशारा करते हैं जाओ जाकर हंगामा करो, झगड़ा करो, मारपीट करो, संसद की कार्रवाई खत्म करो। तो इसी तरह से प्रोटोकॉल तो इनके खून में ही नहीं है। तो अब ये प्रोटोकॉल की बात जो सामने उठी है, ये केवल राहुल गांधी के सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाना है, बताना है कि राहुल गांधी ये 9 महीने के अंदर 6-6 बार विदेश दौरे पर, इतना तो प्रधानमंत्री भी नहीं जाते अलग अलग देशों में जितना कि ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जाते हैं। तो या तो राहुल गांधी क्लियर करे कि इनके विदेश जाने के पीछे इनका पर्सनल रीजन है, वो केवल अपने काम के लिए जाते हैं, अपने फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, नानी से मिलने के लिए जाए, दूसरे से मिलने के लिए जाए, दोस्तों से मिलने के लिए जाए, या फिर कोई एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने के लिए जाए जिसके बारे में छुपा रखा हो, या दूसरी वजह जिस कारण से ये बार बार जाते हैं विदेश, वो कारण बताएं और यहां भी बताएं कि हम कब कब विदेश जा रहे हैं, ताकि राजनीतिक स्तर पर भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो सीआरपीएफ की तरफ से चिट्ठी भेजी गई है, जवाब का इंतजार है। आप जवाब नहीं दोगे फिर भेजी जाएगी चिट्ठी, जवाब नहीं दोगे तो नोटिस भेजी जाएगी और उधर गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी, और उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। या तो आप सुरक्षा रखो या तो सुरक्षा हटाओ। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि सरकार ने जब करोड़ों रुपया खर्च किया है, मुफ्त में आपको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है, उसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपया महीने का खर्च होगा। तो ऐसी स्थिति में आप उसका मखौल नहीं उड़ा सकते। या तो सुरक्षा रखो या सुरक्षा के लिए आप पहले ही बोल दो कि हमें यह जेड प्लस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो सीआरपीएफ सख्त है, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में आज एक नया ड्रामा देखने को मिला, जहां 2 नेता आमने सामने थे और बीच में थी लोहे की गेट की दीवार। दरअसल आज आप सांसद संजय सिंह को जम्मू कश्मीर के उस गेस्ट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया गया जहां वो पर रुके हुए थे। ये खबर को सुनकर फारूक अब्दुल्ला तुरंत उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने के चलते दोनों को गेट के भीतर से ही एक दूसरे का दीदार करना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला को संजय सिंह से मिलने नहीं दिया गया। दरअसल आप विधायक महराज मलिक पर लगे पीएसए के बाद संजय सिंह वहां पहुंचे थे। आज महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, पर पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी। आप विधायक इमरान हुसैन भी संजय सिंह के साथ हाउस अरेस्ट किए गए। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिल्ली में भी हो सकती थी, जरूरत क्यों पड़ी कि श्रीनगर जाए, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? देखिए, संजय सिंह के ऊपर भी पीएसए लगना चाहिए जो महराज मलिक के खिलाफ लगा है, और उसको अगले 6 महीने तक जेल से नहीं निकलना है, 6 महीने तक जमानत के लिए अपील भी नहीं करना है। ये कोर्ट में भी मामला नहीं जाएगा जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उस पर लगाया गया है। ऐसी स्थितियों में संजय सिंह को क्या है, जानकारी नहीं है कि जब से महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया है, डोडा जहां का वो विधायक है, तो पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट में अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो संजय सिंह को भी जानकारी होगी, आम आदमी पार्टी के लोगों को भी जानकारी होगी। और जम्मू कश्मीर जैसा क्षेत्र जहां पर एक छोटी सी घटना आग की तरह फैलती है और फिर वहां तो पत्थर लेकर जिहादी बैठे हुए हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। जो शांति व्यवस्था इतने सालों में 2019 के बाद कायम हुई है, क्या फिर उसमें आग लगाना चाहते हो? और उस समय भी जबकि ऐसी स्थितियां हैं, आपको अपने एक विधायक जो कि जिहादी मानसिकता का है, जिसके खिलाफ कितने आरोप लग चुके हैं, जिसके खिलाफ कमिश्नर को रोकने का आरोप है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर की है उसके लिए खतरा है, उस व्यक्ति के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे हो। और उससे भी बड़ी बात है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कश्मीर जाता है संजय सिंह, और उसी समय डोडा में एक विस्फोट होता है, 2 लोग उसमें भी गिरफ्तार हुआ है। डोडा में विस्फोट में अभी तक कोई बहुत ज्यादा तबाही नहीं मची, ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत सारे लोग घायल हो गए, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह डोडा में जो धमाका किया गया
वो मिराज मलिक के समर्थकों ने ही किया। तो मिराज मलिक पहले से ही ये बार बार जब से विधायक बना है ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में वो चेहरा बनकर उभरे, अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार की तरह न रहे। और ऐसे समय में जब उसके खिलाफ इतने एविडेंस के बाद गिरफ्तार किया गया तो संजय सिंह वहां गया है और उसको हाउस अरेस्ट करना ही था। हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन अब तो इसके खिलाफ पीएसए लगाना चाहिए, इसे जेल से में डालना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जिस दिन तुम गए हो उस दिन डोडा में धमाका कैसे हुआ, कहीं कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है, वहां पर तुम और भड़काते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो हो सकता है कि डोडा के बाद क्या पूंछ में भी हंगामा होता। तो अलग अलग जिलों में वहां पर व्यवस्था में परेशानियां पैदा होती और वही करने की कोशिश तुम करने गए हो, इसलिए फारूक अब्दुल्ला भी आया। तो अभी संजय सिंह की परेशानी और बढ़ेगी। ये हाउस अरेस्ट हुआ, वहां से वापस तो आएगा, लेकिन इसके खिलाफ अब केस होना तय है, क्योंकि जिस दिन वो गया है उसी दिन ब्लास्ट भी हुआ है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर 10 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरफ से विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा से संबंधित प्रश्न उठाए गए थे। सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की संविधान बेंच ने 19 अगस्त को इस संदर्भ पर सुनवाई शुरू की थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी संदर्भ का विरोध करने वाले विपक्ष शासित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की दलीलों का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पूरी की है। लंबी बहस के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सर, जिस तरह की दलीलें कोर्ट में दी गई उसको लेकर क्या लगता है कि कोर्ट अपना फैसला क्या सुना सकता है? देखिए, कोर्ट को फैसला सुनाना तो यही चाहिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर राष्ट्रपति को कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता, टाइम निर्धारित नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति कितने समय में किसी बिल पर विचार कर सकते हैं। यह उनका अधिकार है, विवेकाधिकार है कि वो कौन से बिल पर कितने समय तक ले सकते हैं। उसी तरीके से गवर्नर के पास अगर एक पावर दिया गया है कि आप किसी बिल को वापस लौटा सकते हो, उसको विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हो या उसको रिजेक्ट कर सकते हो, तो ये पावर अगर दिया गया है संविधान के अंदर तो उसका इस्तेमाल वो करेंगे और इसमें डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से नहीं आना चाहिए। समय निर्धारित करने के लिए समय कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है। यही सवाल राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सलाह संवैधानिक मुद्दे पर लेने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। इसी बात को लिए सरकार ने पहले एफिडेविट दायर किया, फिर जो दलीलें दी गई उसमें तुषार मेहता ने सीधे तौर पर कहा कि अगर ये टाइम निर्धारित करते हैं तो इसका मतलब है कि आप राष्ट्रपति के अथॉरिटी में अपनी अथॉरिटी का वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कोर्ट के लिए कोई केस है और वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है तो क्या राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकती हैं अभी की स्थितियों में कि क्या सीजेआई 10 दिन के अंदर पेंडिंग केसेस खत्म कर दें? अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी 79,000 लगभग 80,000 के आसपास केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ केस आज से 20-20 साल पुराने हैं, 12 साल पुराने हैं, 15 साल पुराने हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल किया जा सकता है कि इतने समय तक आपके पास केस पेंडिंग कैसे पड़े हैं, जल्द से निपटारा करो? आप ये कहकर निकल जाते हो कि हमारे पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है, जजों की संख्या कम है और उसके बाद हम ये धीरे धीरे निपटान कर रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति के पास और कोई समय नहीं है? ये सारे राज्य, यूनियन टेरिटरी, हर जगह के गवर्नर, केंद्र सरकार के बिल जो पास होने हैं तो अंतिम मुहर राष्ट्रपति को लगाना है, तो उनके पास भी समय है। वो भी अपने लीगल एडवाइजर से किसी बिल पर समय ले सकते हैं कि आप इस पर बताइए कि हमें क्या फैसला लेना है। तो इसलिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में इन 5 जजों को सीधे तौर पर चैलेंज किया एसजी तुषार मेहता ने। अब आगे ये फैसला सुरक्षित रखे हुए हैं, ये कब आएगा पता नहीं, क्योंकि ये जस्टिस बी आर गवई पहले भी एक फैसले पर कुंडली मार के बैठे हैं। ये जो वक्फ बोर्ड का फैसला है ये भी सुरक्षित ही है और 2 महीने के बाद ये रिटायर होने वाले हैं।
तो लगता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस और वक्फ बोर्ड का मुद्दा, ये दोनों B.R. गवई के रिटायरमेंट के बाद ही फिर से एक बेंच बनेगी, इस पर कोई फैसला आने वाला नहीं जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।